Hi everyone, welcome to Bisas Academy. So in this lesson we are going to discuss the Hindu newspaper as well as editorial analysis of Wednesday, June 16, 2021. And this lecture is presented by me, Manish Chaudhary. And if you want the PDF of this lecture, you can join our Telegram channel. ठीक है, so उसके थ्रू आप इस न्यूज़पेपर को आप एक्सेस कर सकते हो. So इस पिक्चर में बेसिकली दिखाया गया क्या रेडी फॉर विजिटर. ठीक है, तो हुमायूं टॉम जो कि न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश है उसको ओपन कर दिया गया फॉर द विजिटर. तो बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस है उसको फिर से रीओपन किया जा रहा है आफ्टर द सेकेंड वेव कोविड-19. ठीक है, उसको बेसिकली वो धीरे धीरे आप देखो तो वो धीरे धीरे सैचुरेशन में वो धीरे धीरे नीचे नीचे आ रही है. ठीक है, नेक्स्ट ये जो फिगर में आप देख सकते हो कि आई एम अफ्रेड वी कांट मीट देयर एक्सपेक्टेशन, थर्ड वेव विल बी bigger and more dangerous. So there's a possibility कि we have to face the third wave of COVID-19. So second wave of COVID-19 को आप देखोगे तो वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है. तो जो प्रॉब्लम जो हम लोगों ने फेस की थी अंडर दिस सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19, जिससे ऑक्सीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, वैक्सीनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर आप देखोगे तो बेसिकली वो बंद कर दी गई क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी है उन्होंने अपनी कैपेसिटी उसको उन्होंने फुल यूज़ कर लिया. और लगभग जो पर डे डोजेस जो उनको चाहिए फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन वो उनके पास अवेलेबल नहीं है. तो बहुत सारे कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर उसको बहुत सारे स्टेट्स ने शट डाउन कर दिया. तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डील करी थी उसको हम लोग को फेस करना नहीं पड़े इन द थर्ड वेव. सो वी हैव टू मास वैक्सीनेशन. ठीक है, जितने भी हम लोग 60+ एज ग्रुप्स है प्लस 45+ एज ग्रुप्स हैं या 18 to 44 है, तो ये जितने भी एज ग्रुप्स हैं उनको बेसिकली हम लोग को मास वैक्सीनेशन की जरूरत है इन वेरी रैपिड वे. सो व्हेन जब थर्ड वेव आएंगी, ये आप अगर देखोगे तो ये बेसिकली बोली जा रही कि ये बेसिकली बीटा वेव आएंगी. ठीक है, तो जो वेरिएंट्स है आप अगर देखो तो कोविड-19 जो वायरस है उनमें म्यूटेशन के कारण बेसिकली बहुत सारे वेरिएंट्स निकल कर के आ रही हैं. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो वेरिएंट्स आएंगी उसमें सम ऑफ दी वेरिएशंस होगी और ये मोर पोटेंट होगी, मीन्स ये मोर पावरफुल होंगी एज कंपेरिजन टू सेकेंड वेव. तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द थर्ड वेव. तो बहुत सारे स्टेट्स आप देखोगे तो उन्होंने जो भी ऑक्सीजन कंसनट्रेटर उसको बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनको उन्होंने वहाँ पर इंस्टॉल करा है, लाइक दिल्ली. तो अदर स्टेट्स है जहाँ पे जो ऑक्सीजन से रिलेटेड जो भी सप्लाई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग को देखने की ज़रूरत है. नेक्स्ट आप देखोगे तो इस फिगर में लिखा है कि जो एलपीजी केसेस है, सो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में आप देखोगे तो सब्सिडाइज एलपीजी कनेक्शन दी गई थी अंडर दिस सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस. लेकिन अभी क्या है कि जो भी बहुत सारे अर्बन पॉपुलेशंस है वो उनके केवल 50% ही लोग ये जो एलपीजी कनेक्शन उसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती थी पहले वो धीरे धीरे वो रिड्यूस कर रही है. इंटरनेशनल लेवल पे आप अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट का अगर प्राइसेस को देखोगे वो बेसिकली बहुत ही लो है. लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है कि गवर्नमेंट जो टैक्सेस इम्पोज कर रही है ऑन द पेट्रोलियम प्रोडक्ट उसको वो रिड्यूस नहीं कर रही, जिसके कारण जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो प्राइसेस वो बहुत ही हाई. आप अगर पेट्रोल को देखोगे तो 100 रुपये पर लीटर हो चुकी है. ठीक है, अब जीएसटी में आप देखोगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो अंडर जीएसटी नहीं आती हैं. पेट्रोलियम वो इज वन ऑफ द प्रोडक्ट है. तो ये सब ऑफ द कंसर्न है कि जो आप अगर आपने तो क्या करेगा कि आपने जो बेसिकली एलपीजी सिलेंडर्स आपने दे दी, कनेक्शन दे दी, लेकिन जो परचेजिंग पावर है जो कि इंडिविजुअल की वो उतनी हाई नहीं है. तो अभी भी बहुत सारे लोग कनेक्शन तो है लेकिन वो अभी भी वो वुड को ही यूज़ कर रहे हैं एज अ अपने जो फूड को प्रिपेयर करने के लिए. तो ये सम ऑफ द प्रोविजन है. सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट आर्टिकल है दिल्ली राइट्स 3 स्टूडेंट एक्टिविटी गेट बेल. ठीक है, इसमें क्या है कि बहुत सारे आप अगर जो एक्टिविस्ट है, ठीक है, उनको ऊपर क्या क्या अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट गवर्नमेंट लगा देती है और उनके जो भी लिबर्टी है उसको वो थ्रेट करती है. ठीक है, उनके जो राइट टू डिसेंट है उनको वो थ्रेट करती हैं. तो रिसेंटली क्या हुआ था कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड बहुत सारे जो जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बेसिकली गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने नारा लगाया था. तो वो उन जो एक्टिविस्ट है उनके ऊपर गवर्नमेंट ने बेसिकली यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को उन्होंने इम्पोज कर दिया. तो दिल्ली के जो हाई कोर्ट उन्होंने ये बात बोली कि आप जो इन्वोक करते हो ऑफ दिस प्रोविजंस लाइक अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये बेसिकली अंडरमाइन करती है आवर डेमोक्रेटिक सेटअप. क्योंकि राइट टू डिसेंट देखोगे, राइट टू प्रोटेस्ट है, वो बेसिकली हमारे फंडामेंटल राइट है. और आप अगर ये जो लॉज है जैसे पोटा एक्ट हो गई, टाडा एक्ट हो गए,
अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट हो गए। तो ये सभी एक्ट आप अगर ये सभी जो अगर कोई भी पर्सन आपके खिलाफ, मान लो गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई पर्सन है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई एक्टिविस्ट है, अगर वो पर्सन वो अगर गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है और आप अगर इन पर टाडा एक्ट लगाओगे, पोडा एक्ट लगाओगे, जो बहुत ही हाईली क्रिमिनलाइज एक्टिविटीज होते हैं, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होते हैं, उनके ऊपर ये एक्ट लगाई जाती है। तो वो बेसिकली जो हमारे जो फाउंडेशन है ऑफ डेमोक्रेसी, वो बेसिकली उसको वायलेट करती है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो कि हमको गारंटी दी गई है अंडर आर्टिकल, वो राइट टू प्रोटेस्ट, ठीक है, अंडर आर्टिकल 19, वो बेसिकली हमसे छीनी जा रही है। तो ये सभी बातें दिल्ली हाई कोर्ट ने बोली है। आप इसी से रिलेटेड जो आर्टिकल उसमें ये बात बोली थी कि ऑल टेररिस्ट आर क्रिमिनल्स बट नॉट ऑल क्रिमिनल्स आर टेररिस्ट। तो उसमें ये बात बोली कि जितने भी टेररिस्ट होते हैं वो बेसिकली क्रिमिनल्स होते हैं, लेकिन जो भी ऑल क्रिमिनल्स है वो टेररिस्ट नहीं हो सकते। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने बात बोली है। सो कोर्ट अर्जेस क्वेश्चन इन यूज ऑफ टर्म फॉर द कन्वेंशनल ऑफेंसेस। सो कोर्ट ने ये बात बोली कि आप जो ये रेगुलरली बेसिस पे आप यूएपीए, पोटा, टाडा आप लगा रहे हो, ये बेसिकली अंडरमाइन करती हैं ऑफ दिस लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। और ये जो लॉज है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, उनके भी जो इंपॉर्टेंस है उसको रिड्यूस करती है। क्योंकि आप अगर हर एक्टिविटीज़ में आप अगर यूएपीए लगाओगे तो वो बेसिकली एक्ट है, वो बेसिकली टेररिस्ट एक्टिविटीज से रिलेटेड जो लॉज है। आप हर अगर कोई भी पर्सन, जर्नलिस्ट, अगर मान लो कोई भी अगर गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है तो आप सेडिशन चार्जेस लगा सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेडिशन के अलावा आप उसको टेररिस्ट डिजिग्नेट कर दो। तो ये सभी बातें अलग होती हैं। सो आप अगर सेक्शन 15 में आप देखोगे तो यूएपीए एक्ट वो बेसिकली डिफाइन करती हैं टेररिस्ट एक्ट को। और सुप्रीम कोर्ट के आप जजमेंट्स को देखोगे, ठीक है, तो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ने उन्होंने बहुत टेररिज्म जो एक्टिविटीज़ है उसको डिफाइन करा है। सो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से आप देखोगे तो टेररिज्म इज वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द इंक्रीज लॉलेसनेस एंड द कल्ट ऑफ वायलेंस। सो लॉलेसनेस एंड कल्ट ऑफ वायलेंस ये बेसिकली टेररिज्म के अंडर आती है। आर टेररिस्ट एक्टिविटी डज नॉट मेरली अराइज बाय कॉजिंग डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो अगर कोई भी स्टेट में अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ टेररिस्ट एक्टिविटी रही है। आप अगर बीजेपी गवर्नमेंट को आप अगर जो कि सेंटर में है, वो बेसिकली हमेशा एलिगेट करती रहती है कि जो भी नॉन बीजेपी स्टेट्स है लाइक वेस्ट बंगाल, तो वो बेसिकली वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अराइज हो चुकी है। रिसेंटली आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्ली थी उसको उन्होंने डिनाई कर दिया है कि देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द वेस्ट बंगाल, ठीक है। जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सेटअप्स है वो बेसिकली टोटली कोलैप्स हो चुकी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बेसिकली प्ली उनको सुनने के लिए उन्होंने डिनाई कर दिया। आप अगर देखोगे तो यूएपीए एक्ट के अनुसार आप अगर देखोगे तो ये बेसिकली टेररिस्ट एक्ट को जो हाईलाइट करते हैं, यूज ऑफ देम द लाइटली मैन दैट दी वुड ट्रेवलाइज एक्सट्रीम हीनियस ऑफेंसेस, ठीक है। तो ये जो एक्सट्रीम हीनियस ऑफेंसेस होते हैं उसमें हम लोग टेररिस्ट एक्ट को यूज कर सकते हैं, जो कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ टेररिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल हीनियस क्राइम। सो टेररिज्म जो टेररिस्ट क्राइम्स होती है वो बेसिकली अलग क्राइम होती है। हीनियस क्राइम होती है, मान लो ह्यूमन राइट वायलेशंस है, जैसे रेप्स होती हैं, ठीक है, तो जिससे ये सभी हीनियस क्राइम्स में आती हैं। सो पहले आप अगर देखोगे तो टेररिस्ट एक्ट वो पहले पहले पोटा एक्ट थी, फिर टाडा एक्ट आई और फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट आई। तो ये सभी बातें हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट इन्हें हितेंद्र विष्णु ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें उन्होंने टेररिस्ट जो एक्टिविटीज उसको उन्होंने डिफाइन करा था। सो एवरी टेररिस्ट में बी क्रिमिनल बट एवरी क्रिमिनल कैन नॉट बी गिवन द लेवल ऑफ टेररिस्ट, ओनली अ सेट ऑफ मोशन द मोर स्ट्रिंजेंट प्रोविजन ऑफ द टाडा। तो आप अकॉर्डिंग टू डाटा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को देखोगे, जिन्होंने राज्यसभा में ये डाटा पेश करी थी, उन्होंने ये बात बोली कि थी जो कन्विक्शन रेट है अंडर दिस अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट वो बेसिकली 2.2% है। मीन्स कि अगर मान लो 100 लोग अगर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऊपर लगाई जाती है तो उसमें केवल 2 से 3 लोगों के ही ऊपर जो चार्जेस लगाई गए वो सही पाई जाती हैं। लगभग 97 जो लोग हैं वो बेसिकली उनके ऊपर जो चार्जेस लगाई जाती है वो बेसिकली रॉन्ग पाई जाती हैं। तो कन्विक्शन रेट बहुत ही कम है। इसके पता चलता है कि जो गवर्नमेंट क्या करती है वो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का मिसयूज करती है। आप अगर सेडिशन चार्जेस को देखोगे तो सेडिशन चार्जेस वन ऑफ द मिसयूज है ऑफ दिस यूनियन गवर्नमेंट। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को आप अगर देखोगे तो ओरिजिनली ये पास हुई थी 1967 में, और ये बेसिकली एक अपग्रेडेड वर्जन है ऑफ दिस टाडा एक्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये बेसिकली लैप्स हो गई थी इन द 1995 में।
और उसके बाद आई थी पोटा एक्ट, जो उसको बोलता है प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, पोटा एक्ट, जो कि रिपील हो गई थी 2004 में। और ये दोनों जो टाडा एक्ट एंड पोटा एक्ट को मिला के ही ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया है। सो सम ऑफ द की जो प्रोविजंस को आप देखोगे तो टिल 2004 में अनलॉफुल एक्टिविटीज बेसिकली रेफर की जा सकती, जैसे एक्टिविटीज रिलेटेड टू सिसेशन एंड सेसेशन ऑफ द टेरिटरी। बहुत सारे आप अगर स्टेट्स देखोगे जैसे नागालैंड, वो बेसिकली सिसेशन का डिमांड करते हैं, वो अपने अलग नेशन बनाने का डिमांड करते हैं। तो ये सिसेशन एक्टिविटी होती है, उसको वो टेररिस्ट एक्टिविटी डिफाइन करते हैं। सो फॉलोइंग द 2004 अमेंडमेंट, टेररिस्ट एक्ट वाज एडेड टू द लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस। तो बहुत सारे लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस बनाए गए हैं, उसमें जो भी एक्ट है उसको बेसिकली टेररिस्ट एक्ट डिफाइन किया गया है। सो द एक्ट असाइन एब्सोल्यूट पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे विच इट सेंटर डीम्ड एन एक्टिविटी एज अनलॉफुल। तो इसमें क्या है कि सेंटर बेसिकली उनको पास ये एब्सोल्यूट पावर दी गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करिए कि कौन सी एक्टिविटी अनलॉफुल एक्टिविटीज है या नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली अनलॉफुल एक्टिविटीज अंडर द यूएपीए वो बहुत ही वैग्यू है, मीन्स कि आप क्लियर कट नहीं है कि कौन सी एक्टिविटी अनलॉफुल एक्टिविटीज है, कौन सी नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर कोई भी एक्टिविस्ट है, कोई भी जर्नलिस्ट है, वो अगर गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई भी बातें बोल रही है इन द पब्लिक, तो वो क्या करती है, वो यूएपीए लगा देती हैं, क्योंकि यूएपीए में जो भी एक्टिविटीज जो कि अनलॉफुल है उसके वो डिफाइन है नहीं, तो उसका गवर्नमेंट क्या करती है, मिसयूज करती है। तो ये सभी बातें इसमें बोली गई है। आप अगर देखोगे तो यूएपीए बेसिकली इंडियन एंड फॉरेन नेशनल दोनों के ऊपर अप्लाई होती हैं। और आप अगर देखोगे तो ये जो इसमें जो मैक्सिमम जो पनिशमेंट्स है वो बेसिकली डेथ पेनल्टी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है। तो ये जो लॉ है ये बेसिकली अप्लीकेबल है टू द ऑफेंडर इन द सेम मैनर एवर इन द क्राइम इज कमिटेड ऑन द फॉरेन लैंड। तो फॉरेन लैंड में भी आप अगर कोई क्राइम करते हो तो उस पर वो अप्लाई होती है, ठीक है। सो अभी क्या हुआ कि 2019 में यूएपीए में अमेंडमेंट लाई गई है और इसमें ये बात बोली गई कि पार्लियामेंट क्लियर दी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2019 और इसमें सम ऑफ द पावर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सेंटर को ये पावर दी गई कि वो कोई भी इंडिविजुअल को टेररिस्ट डिजिग्नेट कर सकते हैं अगर वो कोई भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जैसे टेररिज्म है, प्रिपेयर टू टेररिज्म, प्रमोट टेररिज्म, अदरवाइज इन्वॉल्व टेररिज्म, ठीक है। तो अगर वो इन सभी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो इंडिविजुअल को गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टेररिस्ट डिजिग्नेट कर सकती है। द सिमिलर प्रोविजन ऑल्सो एग्जिस्ट इन सेक्शन 4 ऑफ द लेजिस्लेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज बीन डिजिग्नेटेड एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिजिग्नेट कर सकती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी वो डिजिग्नेट कर सकती है एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सर एक्ट इम्पावर डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA to grant approval of the seizure of the attachment of the property when the case of investigation is a state agency, ठीक है। मीन्स कि NIA को ये पावर दी गई है कि अगर कोई भी पर्सन के खिलाफ अगर यूएपीए लगाया गया तो उनके जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको वो सीज कर सकती हैं। द एक्ट ऑल्सो एम्पायर द ऑफिसर ऑफ NIA of the rank of inspector or above to investigate cases of terrorism in the एडिशन टू दोज कंडक्टेड बाय DSP और ACP। सो अगर DSP SP अगर कोई केसेस पे अगर वो इन्वेस्टिगेट करते हैं जिनमें यूएपीए लगा हुआ है तो उसको NIA एडिशनली कर सकती है विदाउट एनी अप्रूवल। अगर सम ऑफ दी अगर इश्यूज को आप अगर देखोगे यूएपीए से रिलेटेड तो ये बेसिकली जो हम लोग की जो लिबर्टी है जो कि मेंशन्ड है उसको वो वायलेट करती है। सो अंडरमाइन इंडिविजुअल लिबर्टी जो कि मेंशन है अंडर आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 19, ये बेसिकली इनडायरेक्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ डिसेंट। सो आप अगर देखोगे तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 वो बेसिकली हमको ये पावर देते हैं कि हम लोग भी गवर्नमेंट के कोई भी व्यूज है, उनकी पॉलिसी है, उनसे वो हम लोग डिसेंट कर सकते हैं। सो राइट टू डिसेंट वो बेसिकली हम लोग की फंडामेंटल राइट है अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन ये बेसिकली हम लोग को ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है कि कोई भी डिसेंट व्यूज है उसको बेसिकली इमर्ज होने देती नहीं है। और ये बेसिकली एक डेट्रीमेंटल टू डेमोक्रेटिक सेटअप्स, डेमोक्रेटिक सोसाइटी को अगेंस्ट होती हैं। क्योंकि अगर मान लो डेमोक्रेसी बेसिकली क्या होती है, व्यूज कैसे जनरेट होती है। मान लो ये सिंथेसिस है, मतलब कोई एक व्यूज है, ये एंटी सिंथेसिस है, मीन्स कि अलग व्यू है और इससे व्यूज फिर एक सिंथेसिस बनता है। सो थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस, इसको ऐसे करके एक नया नया व्यू डेवलप होता है, ठीक है। तो ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप्स है उसमें जो भी डिफरेंट ऑफ व्यूज का होना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। ये बेसिकली दिखाता है कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। अगर एक ही तरह का व्यूज होगा तो वो गवर्नमेंट, अब देखो वो जो सोसाइटी हो डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं होती है।
सो इज बेसिकली ऑटो अंडरमाइन द फेडरल सिस्टम। आप अगर हम लोग को जो कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली बिलीव करती है द फेडरल सिस्टम, जिसमें जो पावर है वो डिविजिबल है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। लेकिन आप अगर देखोगे तो बहुत बार क्या होती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मिसयूज करती है ऑफ दिस जो यूएपीए के लॉस को, ठीक है, इन द टेररिस्ट केसेस, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा AY.1 नॉट अ वेरिएंट ऑफ द कॉन्सर्न येट सेंटर। तो सेंटर ने ये बात बोली कि अभी बहुत सारा आप अगर स्टेट देखोगे जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, तो उसमें नए वेरिएंट्स ऑफ द कोविड-19 ये जो कोविड-19 है ये जो है ना, उसके जो नए वेरिएंट्स निकल करके आए हैं। सो बहुत सारे स्टेट्स में पाए गए हैं। ये सबसे पहले पाए गए थे इन द साउथ अफ्रीका, और ये यूके ने इसको बेसिकली आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। इनकी 35 जीनोम सीक्वेंसिंग उन्होंने की थी, और इसको बेसिकली बोला गया डेल्टा प्लस वेरिएंट। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब थर्ड वेव ऑफ कोविड-19 आएगी तो ये डेल्टा प्लस वेरिएंट्स की होंगी, और ये मोर पोटेंट है, मोर पावरफुल है एज कंपेरिजन टू जो फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव में जो भी कोविड-19 से जो भी पैंडेमिक्स आई हैं। तो दैट इज वाई वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस डेल्टा वेरिएंट ऑफ वेरिएंट, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे तो 50% ऑफ द जैब फॉर द 18 to 44 एज ग्रुप सर्ड रेस्ट ऑफ द क्लोज ऑफ टुडे, ठीक है। सो इसमें जो दिल्ली गवर्नमेंट ने लगभग आप अगर देखोगे तो बहुत सारे जो कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर्स है उसको उन्होंने बंद कर दिया है। रीजन क्या है कि ओनली 31,000 डोजेस ऑफ वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर द एज ग्रुप ऑफ 18 to 44 ईयर्स एज, लेस देन द 1 डेज स्टॉक इज अवेलेबल। तो जितने भी स्टॉक्स बेसिकली सेंटर्स ने स्टेट्स को दिए उन्होंने, आप अगर देखोगे तो उन्होंने अपने जो भी स्टॉक्स है, अपने जितनी पोटेंशियल है उसको उन्होंने 99% उन्होंने यूज़ कर लिया है। मीन्स उनके पास जो भी स्टॉक है वो केवल एक ही डेज के लिए है। तो जितने भी कोविड-19 सेंटर्स है जो भी वैक्सीनेट के लिए उनको यूज़ किया जा रहा है उसको अभी फिलहाल उन्होंने बंद कर दिया है। सो वी हैव टू मास वैक्सीनेट इमीजिएटली, क्योंकि जो ये जो डेल्टा वेरिएंट जो वैक्सीन जो कोविड-19 जो थर्ड वेव में आएंगी तो ये मोर पोटेंट होगी। तो हम लोग को जितने भी एज ग्रुप्स है जो 60+ है, 18 to 45 जो भी एज ग्रुप्स में है, तो उनको हम लोग को वैक्सीनेट करने की ज़रूरत है कि हम लोग रैपिडली उनको वैक्सीनेट करके, क्योंकि जब थर्ड वेव आएंगी तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम जो लोग को जो डेथ जो भी नंबर्स होंगे वो बेसिकली कम होंगे, जो फर्टिलिटी रेट्स होंगी वो कम होंगी, जो पॉजिटिविटी रेट होंगी वो कम होंगी। नेक्स्ट आप देखोगे स्टेट हिट बाय द अनइक्वल सप्लाई ऑफ द वैक्सीन, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड बिहार गेट फ्यूअर डोजेस फ्रॉम द सेंटर डिस्पाइट हाई यूटिलाइजेशन, सो डाटा फ्रॉम द आरटीआई क्वेरी, ठीक है। तो आरटीआई क्वेरी में आप अगर देखोगे तो ये सब बातें हाईलाइट की गई कि बहुत सारे स्टेट्स है लाइक तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, वो कंटिन्यू फेस कर रहे हैं ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ क्रंच ऑफ देयर कोविड-19 वैक्सीन सप्लाई। तो इन सभी जो स्टेट्स है, उत्तर प्रदेश को देखोगे तो दे आर हाईली पॉपुलस स्टेट, फिर बिहार है, तमिलनाडु में आप देखोगे तो जो नंबर ऑफ केसेस जो कोविड-19 के निकल के आ रहे हैं वो बेसिकली हायर देन दी महाराष्ट्र है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो स्टेट्स को जो हायर जो वैक्सीन की ज़रूरत है उनको वो सप्लाई मिल नहीं रही है, और जो स्टेट है जिनको सप्लाई की ज़रूरत है नहीं उनको नंबर ऑफ जो वैक्सीन सप्लाई की गई हैं वो हायर एज कंपेरिजन टू नीडी स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश एंड गुजरात, जिसमें आप अगर देखोगे तो दे हैव द रिलेटिवली बेटर स्टॉक पोजीशन, जो कि हाईलाइट की गई है इन आरटीआई। सो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू ग्रो डिस्पाइट द हाई यूटिलाइजेशन रेट ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है। सो तमिलनाडु ने बहुत सारा आप देखोगे तो बहुत सारे केसेस निकल करके आ रही हैं। यूटिलाइजेशन मीन्स कि अगर जितनी भी डोजेस दी गई हैं उसका वो उन्होंने 99% उसको उन्होंने यूज़ कर लिया। मीन्स उनके पास अगर देखोगे सिंगल डे के लिए ही बस उनके पास वैक्सीन अवेलेबल है। ये जो वैक्सीन का आप अगर देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ कन्फर्म्स फर्स्ट डेट फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द वैक्सीन। तो ये अभी तक फर्स्ट केस निकल के आया जिसमें किसी पर्सन की डेथ हुई ड्यू टू दिस कोविड-19 वैक्सीन, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो ये प्रॉब्लम क्या है। सो कोवैक्सीन, कोविशील्ड जो हम वैक्सीन जो एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं अंडर दिस वैक्सीनेशन प्रोग्राम, तो उसमें क्या करें, ये बेसिकली थर्ड फेज में ट्रायल में है। मीन्स ये इमरजेंसी पर्पस के लिए यूज़ कर रही है। इनका जो पब्लिक डाटा है उनको उन्होंने WHO को सबमिट नहीं करा है, तो इनको अप्रूवल गवर्नमेंट ने दी है बेसिक फॉर द इमरजेंसी पर्पस। कोई भी अगर वैक्सीन होती है तो उसको बेसिकली 3 पार्ट में और 3 ट्रायल में उसको ट्रायल किया जाता है। फर्स्ट ट्रायल होती है, सेकेंड ट्रायल होती है एंड थर्ड ट्रायल होती है। इसमें जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है जिनमें वो वैक्सीन को यूज़ किया जाता है, उनका जो इम्पैक्ट है, इन्फ्लुएंस है, ठीक है, उनकी इफिकेसी उसको चेक किया जाता है। मान लो फर्स्ट ट्रायल में लगभग 100 लोगों को एडमिनिस्ट्रेट किया गया,
सेकेंड ट्रायल में मान लो कि 10,000 लोगों को एडमिनिस्ट्रेट किया गया, थर्ड ट्रायल में मान लो कि लगभग 1 लाख लोगों को ट्रायल किया। तो ये डिफरेंट एज ग्रुप्स हो गई, मान लो 18 प्लस हो गई, 18 से 44 हो गई, फिर 45 प्लस हो गई, 60 प्लस हो गई। तो ये डिफरेंट एज ग्रुप्स में नंबर ऑफ डिफरेंट पीपल्स के ऊपर ये वैक्सीन को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है और फिर रिकॉर्ड किया जाता है कि जो वैक्सीन दी गई है वो कितनी एफिशिएंट है, अगर कोई भी रिएक्शन की कोई भी प्रॉब्लम निकल के आई है ही नहीं, अगर नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं कि नहीं हुई है, तो ये चीज़ें मॉनिटर की जाती हैं। तो ये जो डाटा जो थर्ड फेज की होती है, ठीक है, जो नंबर ऑफ हाई पीपल को एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, उसको गवर्नमेंट ने अभी भी WHO सबमिट नहीं करा है और डेट इज़ वाई WHO ने अभी भी अप्रूवल नहीं दिया है कि ये आप कोविशील्ड एंड कोविशील्ड को आप यूज़ कर सकते हो। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया है। तो इसके कारण बहुत से डिफरेंट कंट्रीज़ को आप देखोगे तो वो बेसिकली अप्रूव नहीं कर रही कि आप अगर कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन को आपने अगर एज अ वैक्सीन आपने अगर यूज़ करा है, ठीक है, तो आपको हम लोग अलाउ नहीं करेंगे टू एंटर आवर इन कंट्री। तो ये सम ऑफ द इश्यूज है, ठीक है। फर्स्ट डेथ निकल करके आई है और लगभग 31 केसेस निकल करके आए जिसमें एडवर्स इफेक्ट ऑफ ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो कि वैक्सीन लगाई गई उसका जो एडवर्स इफेक्ट है उसको नोटिस किया गया है। नेक्स्ट आप देखोगे जो सुप्रीम कोर्ट क्लोजेस ट्रायल अगेंस्ट इटालियन मेराइंस, ठीक है। तो गवर्नमेंट प्ली टू स्टॉप प्रोसीडिंग फॉलो द UN ट्राइब्यूनल डिसीजन इन द मे लास्ट ईयर, ठीक है। तो क्या हुई थी कि जो इटली के 2 मेराइन ऑफिसर्स थे उन्होंने केरला के 2 फिशरमैन को उन्होंने एलिजिबली किल्ड कर दिया था ड्यू टू दे वर कंसिडरिंग देम एज अ पायरेट्स, ठीक है, इन 2012। सो दे हैव ऑलरेडी पेड एज अ कंपनसेशन फॉर द 10 करोड़, ठीक है। सो उन्होंने 10 करोड़ एज अ कंपनसेशन फॉर देयर फैमिली उन्होंने पे करा है। तो उसको ये जो केसेस है उसको सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली उसको उन्होंने बंद कर दिया है। ये जो डिसीजन बेसिकली आया था ये बेसिकली आया था फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। ये बेसिकली जो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सी से ये बेसिकली जो भी मैटर्स होते हैं रिलेटेड टू मराइन उसको डील करती है। तो इसमें 10 करोड़ जो इंडियंस जो उनको कंपनसेशन में दिया गया है फॉर द फिशरमैन फैमिलीज, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि उसको वो उनकी फैमिलीज को एडमिनिस्ट्रेट कर देंगे, ठीक है। सो इसमें जो हम लोग को देखनी है वो बेसिकली है IT क्लॉज। सो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सीज को आप देखोगे तो ये बेसिकली इस्टेब्लिश की गई थी बाय दिस UN क्लॉज, जो कि इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल है फॉर द लॉ ऑफ सीज एज ए इंडिपेंडेंट जुडिशल बॉडी। ये जुडिशल बॉडी है और जो कि एडवोकेट करती है डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द कन्वेंशन UN क्लॉज। UN क्लॉज बेसिकली होती है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, ठीक है। जो भी मैरीटाइम डोमेन में जो भी मैरीटाइम इश्यूज रहते हैं उसको बेसिकली डील करने का काम यही करती है UN क्लॉज, ठीक है। सो IT लॉ जिसको बोलते हैं एक बेसिकली एक मल्टी गवर्नमेंटल एस्टेब्लिशमेंट है जिसको फॉर्म किया गया था बाय दिस 3rd UN कॉन्फ्रेंस ऑन लॉ ऑफ सीज। सो इट वाज क्रिएटेड बाय UN कॉन्फ्रेंस और UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, जिसको UN क्लॉज भी बोलते हैं, विच गेट साइन एट जमाइका ऑन December 1982 एंड दिस कन्वेंशन बिकम इफेक्टिव इन November 1984। सो आप अगर देखोगे तो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सीज बेसिकली स्टैब्लिश की गई थी 1982 में और ये कब इंटू फोर्स आई थी 1984 में। इसका आप हेडक्वार्टर है ऊपर देखोगे तो ये हैम्बर्ग है जर्मनी में और इनके जो सेक्टर्स वो बेसिकली मैरीटाइम ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है। और अपन इंडिया को और देखोगे तो इंडिया इज ए मेंबर ऑफ दिस IT क्लॉज। सो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सीज को आप देखोगे इनके जो फंक्शंस को देखोगे तो it works for the safeguard of the various marine resources and protect the different species. It also has provisions related to territorial occupations of the seas, continental shelf and the exclusive economic zone. तो आप अगर किसी भी अगर कंट्रीज को आप अगर बॉर्डर एरियाज को देखोगे जो मैरीटाइम बॉर्डर एरियाज होते हैं तो उन मैरीटाइम बॉर्डर एरिया को एज पर द किलोमीटर वो उनको डिवाइड किया जाता है एज ए टेरिटोरियल वाटर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो ये सभी कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, तो ये सभी जो भी डिवाइड की जाती है वो एज पर UN क्लॉज डिवाइड की जाती है। इट ऑल्सो हेल्प टू प्रमोट एंड लेवरेज साइंटिफिक रिसर्च फॉर द डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ द मराइन टेक्नोलॉजी। तो ये सम ऑफ द फंक्शंस है ऑफ दिस IT लॉज, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा हॉनर फॉर एंडिंग पीरियड पॉवर्टी। तो अमाइका जॉर्ज उन्होंने रिसीव किया है ऑन MB जिसको बोलते हैं मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर फॉर द सर्विस इन टू एजुकेशन। तो ये बेसिकली केरला की ये रहने वाली है और उन्होंने सैनिटरी जो भी नैपकिन जो होती हैं, ठीक है। तो यंग चिल्ड्रन हैव टेकन सीरियसली एज प्लेयर विद द रियल पावर टू इनेक्ट चेंज विद द
सी इनजस्टिस, ठीक है। सो क्रूसेड फॉर फ्री हाइजेनिक प्रोडक्ट for girls living in the poverty and no access to menstrual product। तो ये जितने भी हाइजीनिक प्रोडक्ट है, मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट है, उनसे रिलेटेड इन्होंने बहुत सारे काम किए, ठीक है। तो ये आप वुमेन एंड एसोसिएटेड इशूज जो कि जीएस पेपर 1 में हम लोग को पढ़ ली, उसमें आप इसको कोट कर सकते हो एज एग्जाम्पल। नेक्स्ट आप देखोगे तो एफसीआई राइस टू यूज फॉर द एथेनॉल प्रोडक्शन, ठीक है। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को आप देखोगे तो ये बेसिकली अंडर द पीडीएफ सिस्टम, ये बेसिकली फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखती है। तो हम लोगों ने ये बेसिकली हम लोग जो इन्वायरमेंटल इकोलॉजी आप देखोगे तो हम लोगों ने बेसिकली क्लाइमेट चेंज है और पोल्यूशन से डील करने के लिए हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा जिसको बोलते हैं हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग। इथेनॉल ब्लेंडिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो भी राइस है, मैज़े है, उसको यूज़ करते हैं एज अ ब्लेंडिंग और उसको पेट्रोल में बनाते हैं, पेट्रोल में उसको मिक्स कर देते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, जो एयर पोल्यूशन होता है वो बेसिकली कम हो जाता है, ठीक है। और हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी वो भी इम्प्रूव हो रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली एलोकेट किया अब लगभग 78,000 टन ऑफ द राइस प्रोक्योर्ड फॉर द इथेनॉल ब्लेंडिंग, जिसको इथेनॉल प्रोडक्शन भी बोलते हैं। हम लोग बेसिकली जो मैज़े को एज अ प्राइमरी फीड स्टॉक उसको यूज़ करते हैं एज अ इथेनॉल प्रोड्यूस। हम लोग का जो आप अगर एम देखोगे तो वो बेसिकली एम है कि हम लोग 2025 तक हम लोग का जो पेट्रोल होता है उसमें लगभग 20% जो ब्लेंडिंग होगा वो इथेनॉल का होगा। और अभी हम लोगों ने जो टारगेट को जिन्होंने हम लोग अचीव करा वो बेसिकली 8.5% है और हम लोग को 20% तक अचीव करना है, ठीक है, बाय 2025 तक, 2025 तक। तो इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो बेसिकली आप देखोगे तो फूड सिक्योरिटी वर्सेस इथेनॉल ब्लेंडिंग। रीज़न क्या है कि आप अगर हमारा जो ह्यूज पॉपुलेशन को देखोगे, दे हैव द फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ दिस फूड सिक्योरिटी, माल न्यूट्रिशन, माल हंगर, ठीक है। तो अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आप देखोगे तो इंडिया का जो रैंकिंग है वो वन ऑफ द पुअर इन द सार्क कंट्रीज। इवन द बांग्लादेश एंड नेपाल हैव द गुड रैंक इन एज कंपेरिजन टू इंडिया। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम लोग का पॉपुलेशन कम है। हमारा जो ह्यूज पॉपुलेशन है ऑफ दिस चाइल्ड वो फेस करते हैं ऑफ दिस चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग की प्रॉब्लम, हंगर की प्रॉब्लम। तो आप अगर पीडीएफ सिस्टम में आप देखोगे तो बहुत सारे अर्बन जो लोकल जो अर्बन पुअर्स होते हैं, अर्बन जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, दे आर नॉट एबल टू एक्सेस दिस पीडीएफ सिस्टम में जो भी सब्सिडाइड जो भी ग्रेन्स उनको मिलते हैं, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो एक तरफ बहुत सारे पुअर पर्सन हैं जिनको फूड सिक्योरिटी नहीं मिल रही है और एक तरफ क्या कर रहे हैं हम लोग अपने जो फूड है, राइस है, मैज़े, उसको यूज़ कर रहे हैं एज अ एथेनॉल ब्लेंडिंग। तो ये जो इशूज क्रिएट होती है वो बेसिकली होती है फूड सिक्योरिटी वर्सेस एथेनॉल ब्लेंडिंग और इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये इशू को आप देख सकते हो। फिर हाउस स्टैंडिंग कमेटी ऑन IT समन्स ट्यूटर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो स्टैंडिंग कमेटी फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जिसको हेड कर रहे हैं शशि थरूर, उन्होंने समन किया है ट्विटर के रिप्रेजेंटेटिव को कि उन्होंने प्रॉमिस करी थी कि दे विल अपॉइंट ऑफिसर, ठीक है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी ऑफिसर्स को अपॉइंट नहीं करा है जो कि IT रूल्स के हिसाब से, ठीक है। सो ये जो इशू बेसिकली ट्विटर के स्टार्ट हुई थी वो बेसिकली थी कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं, ठीक है, उन्होंने बेसिकली ट्वीट की थी अंडर दिस ट्विटर में और ट्विटर ने बेसिकली उसको टैग कर दिया था एज अ बहुत सारे बीजेपी लीडर्स के जो टैग्स एज अ मैनिपुलेटेड मीडिया, ठीक है। तो डेट इज़ वाई यहाँ से बहुत सारे प्रॉब्लम अराइज होती हैं और गवर्नमेंट ने बेसिकली बहुत सारे लॉज इंट्रोड्यूस किए हैं रिलेटेड टू दिस सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो आप अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 को आप अगर पढ़ोगे तो ये नया रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए। इसमें बहुत सारे जो सोशल मीडियाज हो गई, डिजिटल न्यूज़ मीडियाज हो गए, OTT प्लेटफॉर्म हो गए, तो ये सभी प्लेटफॉर्म को बहुत सारे अमेंडमेंट्स है, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने की बात इनमें बोली गई है सरकार के द्वारा। फर्स्ट आप अगर सोशल मीडिया को आप देखोगे तो इसमें जो भी मेजर सोशल मीडियाज है, ठीक है, उनको बेसिकली अपॉइंट करने हैं। दे हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द कंटेंट दैट ऑथराइज कंसिडर एंटी नेशनल। तो कोई भी कंटेंट है जो कि एंटी नेशनल कंसिडर की जाती है तो दे हैव टू आइडेंटिफाई, मीन्स कि दे हैव टू कीप फिंगरप्रिंट ऑफ एवरी मैसेजेस। अगर कोई भी पर्सन अगर कोई भी टेक्स्ट करता है तो वो बेसिकली उसको उसका जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है उसको सोशल मीडिया के जो भी बेसिकली हेड है उनको रखने की ज़रूरत है। तो ये अगर देखोगे तो बहुत सारे फेसबुक, व्हाट्सएप, उन्होंने बेसिकली ये बात बोली है कि दिस इज बेसिकली अगेंस्ट द राइट टू प्राइवेसी, जो कि अंडर आर्टिकल 21 हम लोग को फंडामेंटल राइट दी गई है। दे हैव टू अपॉइंट ग्रीवेंस ऑफिसर टू रिजॉल्व कंप्लेंट इन 15 days, फाइल मंथली कंपाइल रिपोर्ट टू ऑन कंप्लेंट रिसीव एंड एक्शन टेकन, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली मंथली कंपाइल
आप रिपोर्ट देने की बात इसमें बात बोली गई है। इसमें आप अगर देखोगे तो बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, तो उसको उन्होंने बात बोली है कि दे हैव टू सेल्फ क्लासिफाई कंटेंट इनटू 5 एज बेस्ड कैटेगरी, ठीक है, 5 एज कैटेगरी में को अपने जितनी भी कंटेंट उसको क्लासीफाई करने की बात बोली है। डिजिटल न्यूज़ को आप देखोगे तो जिससे दे हैव टू फॉलो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट। आप अगर मीडिया को देखोगे तो मीडिया का जो रोल होता है वो बेसिकली माना जाता है एज अ 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में जो मीडिया का जो रोल होता है बहुत ही हाई होता है, क्योंकि ये मीडिया ही काम करती है कि जो भी लेमैन है, जो भी नॉर्मल पीपल्स है, जो गवर्नमेंट की जो भी एक्टिविटीज़ है, जो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज है, उनको जो भी पब्लिक के सामने उनको हाईलाइट करना, उनकी जो भी पॉजिटिव बातें, उनकी जो भी नेगेटिव बातें उनको हाईलाइट करना। नॉर्मल लोगों को जो पॉलिटिकल एजुकेशन होता है वो मीडिया के द्वारा ही होता है। तो ये बेसिकली अभी जो कॉन्सेप्ट आप अगर देखोगे तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ गोदी मीडिया, जो कि केवल प्रो डेमोक्रेटिक बातें ही करती हैं, और बहुत सारी मीडिया आप देखोगे तो वो केवल एंटी गवर्नमेंट बात ही करती हैं। तो मीडिया आप अगर देखोगे तो टुडे वर्ल्ड में बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, गोदी मीडिया वर्सेस जो आप लोगों को नेशनल मीडिया बोलते हैं, ठीक है, 2 मीडिया डिवाइड हो चुकी हैं। सो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज टू ओवरसी एडहेरेंस टू द कोड ऑफ एथिक्स। सो आप अगर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड आप अगर पढ़ोगे तो वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस मीडिया एथिक्स। मीडिया एथिक्स में बहुत देखोगे तो दे डू नॉट हैव टू बायस्ड, मीडिया को अगर बायस्ड नहीं होना चाहिए। सम ऑफ द अदर प्रोविजंस को आप देखोगे तो जो भी इथिकल नॉर्म्स जो कि मीडिया को फॉलो करनी होती हैं, तो उसको हम लोग जब एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड कवर करेंगे तो उसको हम लोग देख लेंगे। और इसमें जो बहुत सारे मिनिस्ट्रीज है उन्होंने बहुत ये बात बोली कि दे हैव टू एस्टैब्लिश ओवरसाइट मैकेनिज्म, ठीक है, तो ये सभी बातें बोली कि डिस्पाइट एश्योरेंस ट्यूटर येट टू अपॉइंट कंप्लायंस ऑफिसर, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा महाराष्ट्र एड्स बिग बैकलॉग टू डेथ, 12,909 फैटलिटीज अपडेटेड इन जून फैटलिटी फिगर, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो जो ऑफिशियल डाटा है जो कि रिलेटेड टू दिस कोविड-19 डेथ है, फैटलिटीज है, और जो एक्चुअल डाटा है उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं। सबसे पहले ये जो केस निकल करके आए थे वो बेसिकली बिहार में निकल करके आई थी। बिहार में लगभग जो डिफरेंस बिटवीन 73%, जो एक्चुअल डाटा है और जो नंबर जो गवर्नमेंट दिखा रहे हैं डेट ड्यू टू कोविड-19, उसमें जो डिफरेंस है वो बेसिकली 73% है। फिर हैदराबाद में भी देखोगे तो देयर ये जो निकल करके आई है कि जो एक्चुअल डाटा है और जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो डेथ सर्टिफिकेट है उनमें जो डिफरेंसेस है वो भी बहुत ही हाई है। और अब ये महाराष्ट्र में निकल करके आ रही हैं। तो इससे बात हाईलाइट होती है कि जो एक्चुअल डाटा जो नंबर में जो एक्चुअल पर्सन मारे गए हैं और जो गवर्नमेंट डाटा दिखा रही हैं उसमें बहुत ही डिफरेंस है। और ये पॉसिबिलिटी है कि जो एक्चुअल डाटा वो बेसिकली गवर्नमेंट बेसिकली हाइड कर रही है। सो ये जो कोविड-19 है वो बेसिकली एक नॉर्मल चीज़ है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो नंबर ऑफ पीपल जो मारे गए हैं, ठीक है, वो यूएसए से भी ज़्यादा हो, ठीक है, इंडिया में। तो ये सभी बातें हाईलाइट की गई हैं। रीज़न क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो मारे जाते हैं ना वो कोमोरबिडिटी के कारण मारे जाते हैं, मीन्स कि दे हैव द जो सिम्टम्स है और कोविड-19 उसके कारण वो मारे गए हैं। बहुत सारे लोगों का आप देखोगे तो उनको साइकोलॉजिकल जो भी असिस्टेंट चाहिए, ठीक है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलती जिसके कारण लोग मारे जा रहे हैं। हंगर से लोग मारे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी कारण लोग बहुत सारे लोग हैं वो बेसिकली मारे गए हैं। बहुत सारे आप अगर डेड बॉडीज को देखोगे तो दे हैव डम्प्ड अंडर दिस गंगा रिवर में उसको बहुत सारे डेड बॉडीज को फेंक दिया गया है। तो और वो जो बॉडीज उनको बेसिकली आप लोग दे डू नॉट हैव दी ऑफिशियल रिकॉग्निशन, मीन्स कि ऑफिशियल डाटा में वो जितनी भी डेड बॉडीज जो कि पाई गई थी रिवर उसको मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। और रूरल एरियाज की बहुत सारे अगर देखोगे तो वो बेसिकली हाईलाइट नहीं होती हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा एटलीस्ट 15 किल्ड इन सोमालिया सुसाइड अटैक। तो इसमें जो हम लोग को जो सोमालिया का जो पोजीशन है, जो जोग्राफिकल लोकेशंस है, उसको देखने की ज़रूरत है। ये जो अफ्रीकन कंट्रीज में इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोला जाता है। ये सोमालिया है, ये इथोपिया है, ये जो देखोगे तो ये सोमालिया है, ये इरिट्रिया है, ये जिबूती है, तो इसके ये केन्या है। तो किसके साथ इनकी बॉर्डर लगती है आप उसको देख सकते हो और इसको कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट तुम्हारा कोवैक्सीन एट 152 सेंटर नॉट सस्टेनेबल भारत बायोटेक। सो भारत बायोटेक ने ये बात बोली है कि जो सेंटर को हम लोग पर डोज 150 रुपीज़ में दे रहे हैं ये बेसिकली सस्टेनेबल नहीं है फॉर द लॉन्ग टाइम। क्योंकि आप अगर देखोगे तो सेंटर क्या कर रही है, ये जितनी भी डोज अंडर दिस सेंट्रल प्रोक्योरमेंट स्कीम सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कर रही है और वो स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है। लेकिन इसका जो 10% ही केवल वो जो भी कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, वो उसको प्राइवेट सेक्टर को दे रही है।
तो इसके कारण क्या हो रहा है कि देयर इज ए ह्यूज लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ दिस सेंटर। ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि हम लोगों को जो पॉपुलेशन है वो 1.3 बिलियन है। इतने लोगों को इतने डोजेस देने पड़ेंगी, और इतने डोजेस देने के लिए 150 रुपीज़ पर डोजेस अगर गवर्नमेंट अगर सब्सिडाइज रेट में अगर इतने लोगों को अगर डोजेस देंगी तो गवर्नमेंट को बहुत ही रेवेन्यू मतलब लॉस होंगे। तो इसमें ये बात बोली गई कि हम लोग को जो सम पोर्शन ऑफ ये जो कोविड-19 वैक्सीन है उसको हम लोग प्राइवेट सेक्टर को देने की ज़रूरत है, और प्राइवेट सेक्टर में वी हैव टू चार्ज मोर मनी, ठीक है। सो हम लोग ज़्यादा चार्ज करेंगे इन द प्राइवेट सेक्टर सो दैट वी हैव कंपनसेट, ठीक है। जो प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर में जो भी डिफरेंसेस उसको हम लोग कंपनसेट कर सकते हैं। कि बहुत लोग आप देखोगे दे हैव द परचेजिंग पावर, कि वो अगर 150 अगर गवर्नमेंट का अगर प्राइस है तो वो 500 भी दे सकते हैं फॉर प्राइवेट सेक्टर। तो ये बातें बोली गई हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। आप अगर वैक्सीन के जो भी प्राइसेस को आप देखोगे तो बेसिकली बहुत सारे जो ये फैक्टर्स उस पर डिपेंड करती हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ रॉ, जो भी कॉस्ट होती है, और जो भी रॉ मटेरियल्स हो गई वो उस पर डिपेंड करती हैं। फिर प्रोडक्ट फेलियर्स हो गए, रिस्क ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट आउटलेस हो गए, प्रोडक्ट कैपेसिटीज़ हो गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हो गए, तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, प्रोक्योरमेंट वॉल्यूम्स हो गए। तो ये सम ऑफ दी ये जो बातें हैं इसके बेस पर किसी भी वैक्सीन की प्राइसेस डिसाइड होती हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा, जैसे मैंने बोला कि जो एलपीजी सिलेंडर की जो प्राइसेस है वो बहुत ही हाई हो चुकी है। उसके कारण ये अभी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इसमें ये बातें दिखाई गई थी कि लगभग 97% जो हाउस होल्ड है उसको एलपीजी कनेक्शन दी गई है, लेकिन उसमें केवल 40% ही उसको कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं फॉर द कुकिंग, और लगभग जो 60% वो फिर से वो ट्रेडिशनल जो भी सिस्टम है उसको यूज़ कर रहे हैं, वो वुड को यूज़ कर रहे हैं फॉर देयर कुकिंग, ठीक है। तो बहुत सारा आप अगर देखोगे तो हिमाचल प्रदेश है, एलपीजी कनेक्शन को आप देखोगे तो बेसिकली 116% है, लेकिन उसमें जो अभी जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो केवल 51% हाउस होल्ड ही वो यूज़ कर रहे हैं वो एलपीजी फॉर देयर कुकिंग, ठीक है। ये सभी बातें हाईलाइट करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पर आप देखोगे तो प्राइस ऑफ सब्सिडाइज सिलेंडर हैज़ बीन स्टेडीली इंक्रीजिंग over the last 2 years, thereby reducing the subsidy amount despite the drastic fall of the international LPG cost। तो इंटरनेशनल लेवल पर आप देखोगे तो जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उनके जो प्राइस है वो बेसिकली फॉल हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो सब्सिडी दे रही थी इन द पेट्रोलियम प्रोडक्ट वो भी अभी डिक्रीज हो चुकी हैं, और ये सभी सम ऑफ द प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। सो थैंक यू।